नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 49 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 967 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 215 वाहनों का चालान किया गया। डीआईजी आजमगढ़ मंडल अखिलेश कुमार द्वारा महाराजगंज थाना के देवारा क्षेत्र में पुलिस चौकी के निर्देश पर देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने कोतवाल धीरेन्द्र प्रताप सिंह सहित क्षेत्रीय मीडिया का आभार व्यक्त किया। बता दें कि देवारा क्षेत्र के विकास के साथ साथ देवारा को सुविधा युक्त बनाने के लिए संघर्षरत सामाजिक संगठन देवारा विकास सेवा समिति अग्रणी भूमिका निभाती है। संगठन के पदाधिकारी विभिन्न स्तरों पर पुलिस चौकी की मांग उठाते रहे ताकि देवारा वासियों को प्रशासनिक सुविधा एवं देवारा को अपराध मुक्त रखा जा सके। पुलिस चौकी की मांग समिति के द्वारा विगत कई वर्षों से की जा रही थी। आज डीआईजी के निर्देश पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों सहित क्षेत्रीय मीडिया का आभार व्यक्त किया। देवारा विकास सेवा समिति के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज महाराजगंज थाना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीआईजी साहब, एसपी साहब ये लोग आए थे, तो हमें पता चला है कि उन लोगों ने देवारा क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना को लेकर के बहुत ही गंभीरता दिखाई है और बोला है कि 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस चौकी देवारा में स्थापित हो जाएगी। अभी 1 हफ्ता पहले मैं महाराजगंज गया था। प्रभारी निरीक्षक हिरेंद्र जी बहुत ही अच्छे कोतवाल साहब हैं हमारे महाराजगंज के, उनसे हमारी बात हुई थी। साथ में हमारे मीडिया के भी कई साथी थे, राजनारायण मिश्रा जी, अजय बाबा, ये लोग थे हमारे साथ। तो वहाँ पे बात हुई थी, हमने उनको पत्र भी दिया था और इससे पहले जो हमको थाना से आख्या मिली थी उस आख्या की प्रति भी हमने कोतवाल साहब को दिया था कि महोदय आप थोड़ा सा हम लोगों की मदद करिए और देवारा में एक बहुत ही आवश्यक है पुलिस चौकी की स्थापना, इसमें हमारी आप मदद करिए। तो आज उन्होंने डीआईजी साहब से और एसपी साहब से कहा कि महोदय हमारा क्षेत्र बड़ा है, देवारा क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है और एक पुलिस चौकी की स्थापना देवारा में हो जाती तो वहां के लोगों को बार बार भाग करके महाराजगंज थाने नहीं आना पड़ता। तो आज आप लोगों की बात, हमारी बात, हमारे क्षेत्रवासियों की बात डीआईजी साहब तक पहुंची और उन लोगों ने स्वीकार किया कि हम जो है देवारा में पुलिस चौकी स्थापित करेंगे। इसके लिए हम लोग काफी सालों से संघर्ष कर रहे थे। हमारे देवारा विकास सेवा समिति के साथी बार बार जिलाधिकारी महोदय के पास, एसपी के पास ज्ञापन देते रहे समय समय पर। अखबारों में भी मीडिया के साथियों ने भी हमारी खूब मदद की, अखबारों के माध्यम से भी प्रशासन शासन को जगाने का काम किया। और आज मैं आप सभी देवारा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देवारा विकास सेवा समिति के सभी साथियों को बधाई देता हूं और खास तौर पर प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज हिरेंद्र जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा जो हमारी क्षेत्रीय मीडिया है, जिले की मीडिया है, इन लोगों ने भी काफी भूमिका अदा की है इस मामले में देवारा में, ताकि पुलिस चौकी स्थापित हो जाए। मैं उन सभी को देवारा विकास सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, जिसका लाइव प्रसारण सीधा आजमगढ़ में लोग एलईडी बैन के माध्यम से देख रहे हैं। काफी संख्या में इस दौरान लोग जुटे रहे और पटाखे भी चलाए गए। इस मामले पर भाजपा नेता सनी सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 25 तारीख आज मुख्यमंत्री शपथ लेने लगे, इसमें कितना खुशी है आपको? देखिए, आज यहाँ जनता को जनता में इतनी खुशी है कि सबके आह्वान पे हमने एलईडी लगवाई कि सब लोग शपथ ग्रहण समारोह देख लें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपने घर पे नहीं जा पाएंगे, जो लोग यहीं चौराहे पे अपने कामकाज में रह जाएंगे, जो गरीब जनता यहाँ पे जो ठेला चलाते हैं, उन लोगों ने कहा भैया ऐसी व्यवस्था करिए कि जिससे हम लोग भी शपथ ग्रहण समारोह देख पाएँ। इस नाते हमने यहाँ एलईडी की व्यवस्था कराई। कितनी खुशी है आपको आज शपथ? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सबका साथ सबका विकास एक बार दोबारा कई सालों बाद किसी सरकार ने रिपीट किया है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, कोई भी ऐसी योजना नहीं है सरकार की जिसमें कोई भेदभाव हुआ हो। हर जाति, हर प्रकार के लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। आप क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश यही है कि चारों तरफ खुशहाली पड़े, जातिवाद खत्म हो और सब लोग एक हो के
भारत माता के नाम पे, देश के विकास में और प्रदेश के विकास के नाम पे वोट दें। आज आजमगढ़ अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं पूर्वांचल जन मोर्चा का संयुक्त बैठक आजमगढ़ कलेक्ट्रेट कचहरी नगर पालिका रोड पर संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता महेंद्र सोनकर एवं संचालक रामलगन विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासभा एवं मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में बताया कि उत्तर प्रदेश में हो रहे आज शपथ समारोह के उपलक्ष्य में बैठक रखी गई। आज यहाँ उपस्थित रहे हमारे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ प्रदेश के तेजस्वी तेजस्वी गरीब वंचित शोषितों के मसीहा योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे लेने का जो इतिहास रचा है उसमें 44-50 लोगों के बीच हर्ष और उल्लास से व्याप्त। इस अवसर पर हम लोग दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम श्री मोहन शिल्पकार है। हम पूर्वांचल जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा महासभा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के ओजस्वी तेजस्वी और गरीब वंचित शोषितों के मसीहा बाबा योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बनने पर जो आज शपथ समारोह में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता जो खासकर 44% के लोग आज अपने बीच में पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाकर अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इजहार किया गया है और भाई बंदगी का जो भाईचारा है वो बनी रहे। समाज में एक दूसरे को सहयोग की अपेक्षा हम लोगों ने किया है और उनके साथ जो मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी के बनाए जाने का हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और समाज में सरकार की नीतियों का पहल हो, गरीब जनता शोषित वर्गों का अधिकार मिले, जुल्म जास्ती करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसी के साथ समाज के अंदर परिवर्तन का जो लहर जगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने पूर्व में चुनाव से के समय में ही जो है अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा और पूर्वांचल जन मोर्चा ने अपना समर्थन पूरे प्रदेश में और राज्यों में दिया था और आगे भी देता रहेगा। गरीब वंचित शोषितों के अधिकारों को प्राप्ति होती रहे, इसी नाते हम लोगों ने सहयोग किया था। अपने समाज के लोगों के भी अधिकार की बात करेंगे और उनके हक अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। और एक बड़ी आशा और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निश्चित रूप से 44% अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का अधिकार मिलेगा। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान, जय पूर्वांचल जन मोर्चा। आजमगढ़ जिले के कटरा मोहल्ले में एडवोकेट पद्मनाथ श्रीवास्तव आनंदपुरा कटरा के आवास पर ब्यूरो चीफ सन्मार्ग के पिता स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की छठी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे, एडवोकेट पद्मनाथ श्रीवास्तव, समाजसेवी अंजू श्रीवास्तव, माता सावित्री देवी, त्र्यंबक श्रीवास्तव, अंशु राजतन, अनंत श्रीवास्तव, आराध्या रानू, विजय कुमार श्रीवास्तव लोगों ने स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किया। इस अवसर पर संजय कुमार पांडे ने कहा कि स्वर्गीय विनोद कुमार सरकारी वकील महान पुरुष थे, हम सबके संरक्षक थे, गरीबों के मसीहा थे, आज उनकी कमी खल रही है। इस अवसर पर उनके सुपुत्र त्रिभंग श्रीवास्तव एवं एडवोकेट पद्मनाथ श्रीवास्तव, माता सावित्री श्रीवास्तव बाबूजी की सोच को आगे बढ़ाने के कर्तव्य कर रहे हैं। ईश्वर स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को आत्मा को शांति प्रदान करें। अनंतपुरा कटरा में एडवोकेट सन्मार्ग के ब्यूरो चीफ हमारे छोटे भाई पद्मनाभ श्रीवास्तव जी के आवास पर उनके पिता हम लोगों के मार्गदर्शक स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक जो है संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। वास्तव में आदरणीय स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव एक सरकारी वकील के साथ साथ बड़े ही समाज सेवी थे, संत थे, बराबर वो गरीबों मजलूमों की मदद किया करते थे और उन्हीं की विचारधारा पर उनके 2 सुपुत्र त्र्यंबक श्रीवास्तव, हमारे पद्मनाथ श्रीवास्तव जी और हमारी माता जी आदरणीय सावित्री देवी जी।
अतरौली नगर पंचायत तथा आसपास बेतहाशा गर्मी और तेज धूप के कारण हमेशा गुलजार रहने वाला चौक और सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। नगर की सड़कें पूरी तरह से सूनी हो गई तो वही तापमान अधिक होने की वजह से लोग अपने अपने घरों में बैठे रहे। ठेले और खोची की दुकान लगाकर जीविकोपार्जन हेतु सामान बेचने वालों का बुरा हाल रहा तो वही धूप के कारण दुकानदार भी काफी परेशान हुए। जहां हमेशा लोगों की भीड़ दिखाई देती थी, तेज धूप के कारण वहां पशु पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार दुकान के अंदर बैठकर पूरे दिन ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। रिक्शा चलाने वाले लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा चालकों का कहना है कि जहां सुबह से शाम तक सवारी इधर उधर ले जाते थे, आज वहां आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं। 100 से 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले ही रिक्शा चालक 10 रुपए के लिए सवारी ढूंढ रहे हैं। पूरे क्षेत्र का यही हाल रहा। क्षेत्र में जगह जगह दुकानें खुली तो रही, लेकिन ग्राहक व धूप व गर्मी की वजह सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे थे। तेज धूप और गर्मी ने लोगों की दिनचर्या की ही बदल दी। ऐसे में बिजली कटौती क्षेत्र की प्रमुख समस्या बनी हुई है। लोगों को यह भी उम्मीद बनी हुई है कि मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के बाद शायद बिजली व्यवस्था में सुधार देखने को मिले। आइए सुनाते हैं कि इस रिक्शा चालक ने क्या कुछ कहा। आपका सुबंश कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया के। क्या करते हैं भैया आप? ये रिक्शा चलाता हूँ। ये कैसे गर्मी की वजह से क्या क्या चल रहा है इसके बारे में? गर्मी बहुत है और पैसेंजर कोई मिल नहीं रहा है। गर्मी की वजह से पूरे अतरौलिया में सन्नाटा है। जैसे कि आप रोज रिक्शा चलाते थे, करीबन आप 150 रुपये जो कमा लेते थे, क्या गर्मी इस वक्त कमा पा रहे हैं? नहीं कमा नहीं। क्या लगा, कोई सवारी मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं, सवारी रोड पे नहीं है। रोड पे सवारी नहीं है? क्यों नहीं है? कितनी गर्मी है? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से लगभग कितनी सेंटीग्रेड गर्मी रहा होगा? लगभग 40 है। 40 है। 40 सेंटीग्रेड गर्मी है। हाँ। रोड पे कोई इंसान मतलब बहुत कम लोग, बहुत कम। बलरामपुर जनपद के थाना पचपेड़वा अंतर्गत और हवा गांव के दक्षिण सड़क किनारे एक नवयुवक के लाश पड़े होने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। युवक की शिनाख्त और हवा गांव के ही निवासी 22 वर्षीय सुल्तान के रूप में हुई है। मृतक सुल्तान की मां ने बताया कि हमारा लड़का बीती रात करीब 8:30 बजे खाना खा रहा था कि गाँव के ही एक लड़के मकसूद ने फोन कर उसे कहीं बुलाया। जब वो जाने लगा तो मेरे पूछने पर भी कुछ न बताकर थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर चला गया। रात करीब 11 बजे तक जब वह घर नहीं लौटा तो उसके मोबाइल पर फोन लगाया जाने तक लगा तो 2 बार फोन कटने के बाद स्विच ऑफ हो गया। सुबह 7 बजे पता चला कि उसका खून से लथपथ सा लाश गांव के दक्षिण सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा है। उसकी हत्या क्यों और किसने किया अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास खेतों और घास फूस लगी झाड़ियों में हत्या करने वाले उस धारदार हथियार अथवा अन्य सबूतों की तलाशने का काफी प्रयास किया, परंतु ऐसे कुछ सबूत हाथ नहीं लग पाए। बहरहाल पुलिस लाश को पीएम के लिए भेज कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए इस हत्या का खुलासा बहुत तेज करने की बात कर रही है। 8 बजे खाना खाते रहे, वहीं फोन की मस्सू नाम का ही गांव का लड़का हुआ है। हमें चला गए कहीं कि इधर रख दियो खाना, अब आई थन खाई थन। अब हम इंतजार किए कि अभी नहीं आए। अब जब 11:33 भवा तब लगाए फोन तो कट जाए। फिर ओकरे बाद देखें छत पर ताकन वाकन कहूँ नहीं, फिर आए मोबाइल लगाए तो स्विच ऑफ बतावे। 3 मरतबा लगाए, तीनों मरतबा स्विच ऑफ बतावे। उसके बाद सुबह हुई जब 7 बजे तो सलीम मौजी ने बताई कि तो लड़को ही खाइया में सुबह 7 बजे जानकारी आपको किसी को पर अंदेशा कोई भैया झगड़ा लड़ाई तो नहीं कुछ हो रहा। कल जो लड़का बलाग लेके गया रहा, लड़का दोपहर को कहीं मोटरसाइकिल बैठा आए रहा। आए घर पानी पनिया पी के चला गए हैं। वही के साथ फिर कुछ कौनो बात नहीं रहा, न झगड़ा न लड़ाई कुछ नहीं रहा। तो उसी लड़के के साथ रहता था। अब वो लड़का के सथवा रहे अब कल वो फोन और रात में वही लड़का फोन करके बुलाया। वह लड़का फोन। आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2021-22 वार्षिक परीक्षा के दौरान प्रथम दिन उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। विद्यालय में कुल पंजीकृत छात्रों को सीटिंग प्लान तैयार कर कक्षा 8 कक्षा कक्षों में बैठक व्यवस्था की गई है। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी कक्षों का गहनता से निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी कक्षों में कुछ पेपर कम प्राप्त हुआ था, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ने तुरंत अपने मातहतों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पैकेट में पेपर कम रखे हैं, इसलिए उन्हें तत्काल व्यवस्थित किया जाए। निरीक्षण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ने विद्यालय में बन रहे मध्याह्न भोजन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रसोइयों से बात करते हुए प्रसन्नता व्यक्त किया और बताया कि आप लोगों का मानदेय आ गया है। निरीक्षण के समय परीक्षा प्रभारी दिनेश सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद से ही यह सब बड़ा सवाल बना हुआ था कि अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक रहना पसंद करेंगे या आजमगढ़ से सांसद। मंगलवार को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर साफ कर दिया है कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव करहल के विधायक बने रहेंगे। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा व 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी ने रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी के लिए केंद्र की राजनीति से अधिक यूपी में पकड़ मजबूत करना जरूरी है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए जीत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए अब नया गठजोड़ कर बसपा के वोट में सेंधमारी करना चाहती है और इसलिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर 2024 के चुनाव से पहले एक समीकरण को आजमगढ़ के उपचुनाव से समझना चाहते हैं और उसका संकेत भी उन्होंने दे दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसके लिए बसपा को छोड़ किसी बड़े दलित चेहरे को साथ लेकर राजनीतिक धार को और तेज करना चाहते हैं और दलित मत उनके पक्ष में हो सके और दलितों के बीच एक नया समीकरण तैयार किया जा सके। उल्लेखनीय है कि 22 मार्च को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उसके एक दिन पूर्व 21 मार्च को आजमगढ़ आए हुए थे और पार्टी के विधायकों के साथ बंद कमरे में बात की और यहां से निकल गए। लेकिन निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात पर बल दिया कि उन्होंने कहा कि बसपा इस चुनाव में कहां थी, क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि संविधान बचे और लोकतंत्र से हमारा देश चले, लेकिन बसपा ने क्या किया, वह भाजपा से अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया। अब समाजवादियों को अब अंबेडकरवादियों को साथ लेकर चलना होगा और अंबेडकरवादियों को साथ लेकर एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने भीम आर्मी की ओर संकेत तो किया, लेकिन उसका नाम लिए बिना सपा मुखिया ने इस बयान के 24 घंटे के अंदर ही अपना इस्तीफा दे दिया। पार्टी सूत्रों से जो जानकारी छनकर आ रही है उसके अनुसार सपा आजमगढ़ से भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण को लोकसभा के उपचुनाव में उतारना चाहती हैं, जिससे वह यह प्रयोग कर सकें कि वह दलित मतों से 8% कम से कम मत अपने पक्ष में करके आगे आने वाले चुनाव में जीत को दर्ज कर सकें। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2017 में सत्ता गंवाने के बाद 2019 में अखिलेश यादव के लोकसभा चले जाने से वोटर्स के बीच गलत संदेश गया। यह विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक यूपी की जमीनी राजनीति में क्रम सक्रिय रहे। कई मौकों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उनकी अधिक सक्रियता दिखाई और अखिलेश ट्विटर तक सीमित रह गए। माना जा रहा है कि इस धारणा का चुनाव में सपा को नुकसान उठाना पड़ा। होली के अवसर पर जब पूरा मुलायम परिवार सफाई में एकत्रित हुआ तो इस बात पर भी मंथन हुई कि अखिलेश यादव को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी चाहिए या लोकसभा की। बताया जा रहा है कि खुद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को विधानसभा में रहकर अगले चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी भले ही सत्ता से दूर रह गई हो, लेकिन 2017 के मुकाबले पार्टी के वोट शेयर में बड़ा इजाफा हुआ है। सीटें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। इससे पार्टी के उत्साह में इजाफा हुआ है, लेकिन जीत के जादुई आंकड़े से दूरी काफ़ी पीछे छूट गई है। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। सपा बहुमत से काफ़ी कम सीटें ही ले सकी, लेकिन कहीं ना कहीं सपा इस बार जनता के दिल में जगह बनाने में जरूर कामयाब रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस बार सपा का वोट प्रतिशत पहली बार इतना ज़्यादा बढ़ा है। पहली बार 1993 में चुनाव लड़ने पर पार्टी को 17.94% वोट मिले थे। तब बसपा के साथ मिलकर सपा ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार पार्टी को अब तक का सबसे ज़्यादा 32% वोट मिलने के बाद भी उसे सत्ता से दूर रहना पड़ रहा है। 1996 में 13वीं विधानसभा के चुनाव में सपा को 21.80%, 2002 में 25.37%, 2007 में 25.43%, 2012 में 29.13% और 2017 के चुनाव में सपा को 21.82% वोट मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज। अतरौलिया से खबर है, जहां रुपए पैसे के विवाद में पति ने पत्नी के ऊपर किया प्राणघातक हमला, पत्नी की हुई मौत। बता दें कि थाना क्षेत्र के वैसेपुर गांव निवासी राकेश पुत्र लालजी शर्मा ने रुपए पैसे के विवाद को लेकर अपनी पत्नी पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। समय से इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। बता दें कि राकेश शर्मा की शादी 2012 में गौरीबड़ा थाना कटका निवासिनी रेखा देवी पुत्री श्यामलाल उम्र 30 वर्ष के साथ हुई थी। शादी के कुछ वर्ष बाद से ही पति पत्नी में रुपए पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हमेशा होता रहता था तथा पति शराब के नशे में आए दिन पत्नी रेखा को मारता पीटता था। इसको देखकर लड़के के घर वाले ने 2 वर्ष पूर्व ही दोनों को घर
घर से अलग कर दिया था। उसी घर को बनवाने के चक्कर में पति राकेश द्वारा पत्नी रेखा से बार बार अपने पिता से पैसे मांगने की बात करता रहता था। बीती रात लगभग 11 बजे के करीब पति राकेश ने पत्नी रेखा से पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जिसमें पति ने गुस्से में आकर घर के किचन से लोहे का पलटा उठाकर पत्नी के सर पर कई बार प्रहार कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, किंतु समय से उचित इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। सुबह जब अगल बगल के लोगों को पता चला कि अत्यधिक चोट लगने के कारण रेखा की मौत हो चुकी थी, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान द्वारा तरौली थाने पर दी गई, वही सूचना पाकर लड़की के पिता श्यामलाल भी मौके पर पहुंच गए। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। क्या मामला, आप लोग यहाँ क्यों आए? हमारी लड़की थी यहाँ, उसकी शादी हुई थी और उसके शौहर ने रोज दारू पी करके मारता पीटता था, अंत में खत्म ही कर दिया। अच्छा, कितने दिन पहले शादी हुई थी? करीबन 2015 में। 12 में 2012 में शादी हुई थी। 2012 में शादी हुई थी। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं। क्यों हत्या हुई है, कुछ है पता आपको? पियक्कड़ आदमी था, दारू सारा पीता था, वही हम दहेज के प्रथा प्रताड़ित करता, जाओ पैसे ले आओ और घर बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा कौड़ी। कब हत्या हुई है? अब रात में कैले था, सुबह हमको मालूम हुआ। अच्छा, सुबह में मालूम हुआ तो आप लोग आए? जी। रात आपको सूचना कैसे मिली? हमारे ही बगल में समधियान एक है, लड़के के ससुराल है, वहाँ से फोन घर गया। यहाँ जो एक छोटा देवर था वही शायद कैसे क्या किया, फोन किया कैसे, तो हमको खबर मिली। तो फिलहाल कोई मिला है घर के? इनके घर का कोई मिला है? हाँ, उसका पति मिला है। पति मिला है। अच्छा, इसका पति मिला? हाँ, सब मिले हैं। सब हैं गाड़ी में। मौके पर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? थाने पर? अब जी, हम लोग थाने पे जा रहे हैं, तहरीर देंगे। तहरीर देंगे जी। मुकदमा दर्ज कराएंगे? जैसा जैसा उचित होगा वैसा हुआ, मुकदमा तो होबे करेगा। आज दिनांक 25/3/22 को श्री श्यामलाल शर्मा निवासी गौरी बड़ा थाना कटका अम्बेडकर नगर द्वारा थाना तरौलिया में यह सूचना दी गई कि उनकी पुत्री श्रीमती रेखा शर्मा, जो ग्राम बैशपुर में ब्याही थी, उनके पति द्वारा कल रात में उनसे घर बनवाने के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग की गई और रुपया न उपलब्ध कराए जाने के कारण उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 105/22 धारा 302 IPC पंजीकृत करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को कब्जा पुलिस में लेते हुए नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। पति को पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतरौलिया से खबर है, जहां रुपए पैसे के विवाद में पति ने पत्नी के ऊपर किया प्राणघातक हमला, पत्नी की हुई मौत। बता दें कि थाना क्षेत्र के वैसेपुर गांव निवासी राकेश पुत्र लालजी शर्मा ने रुपए पैसे के विवाद को लेकर अपनी पत्नी पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। समय से इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। बता दें कि राकेश शर्मा की शादी 2012 में गौरी बड़ा थाना कटका निवासिनी रेखा देवी पुत्री श्यामलाल उम्र 30 वर्ष के साथ हुई थी। शादी के कुछ वर्ष बाद से ही पति पत्नी में रुपए पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हमेशा होता रहता था तथा पति शराब के नशे में आए दिन पत्नी रेखा को मारता पीटता था। इसको लेकर देखकर लड़के के घर वाले ने 2 वर्ष पूर्व ही दोनों को घर से अलग कर दिया था। उसी घर को बनवाने के चक्कर में पति राकेश द्वारा पत्नी रेखा से बार बार अपने पिता से पैसे मांगने की बात करता रहता था। बीती रात लगभग 11 बजे के करीब पति राकेश ने पत्नी रेखा से पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जिसमें पति ने गुस्से में आकर घर के किचन से लोहे का पलटा उठाकर पत्नी के सर पर कई बार प्रहार कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, किंतु समय से उचित इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। सुबह जब अगल बगल के लोगों को पता चला कि अत्यधिक चोट लगने के कारण रेखा की मौत हो चुकी थी, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान द्वारा तरौली थाने पर दी गई, वही सूचना पाकर लड़की के पिता श्यामलाल भी मौके पर पहुंच गए। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। क्या मामला, आप लोग यहाँ क्यों आए? हमारी लड़की थी यहाँ, उसकी शादी हुई थी और उसके शौहर ने रोज दारू पी करके मारता पीटता था, अंत में खत्म ही कर दिया। अच्छा, कितने दिन पहले शादी हुई थी? करीबन 2015 में। 12 में 2012 में शादी हुई थी। 2012 में शादी हुई थी। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं। क्यों हत्या हुई है, कुछ है पता आपको? पियक्कड़ आदमी था, दारू सारा पीता था, वही हम दहेज के प्रथा प्रताड़ित करता, जाओ पैसे ले आओ और घर बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा कौड़ी। कब हत्या हुई है? अब रात में कैले था, सुबह हमको मालूम हुआ। अच्छा, सुबह में मालूम हुआ तो आप लोग आए? जी। रात आपको सूचना कैसे मिली? हमारे ही बगल में समधियान एक है, लड़के के ससुराल है, वहाँ से फोन घर गया।
यहाँ जो एक छोटा देवर था वही साथ कैसे क्या किया, फोन किया कैसे तो हमको खबर मिली तो मैं आया। फिलहाल कोई मिला है घर के, इनके घर का कोई मिला है? हाँ उसका पति मिला है। पति मिला है। अच्छा, इसका पति मिला? हाँ सब मिले हैं, सब हैं गाड़ी में। मौके पर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? थाने पर? अब जी हम लोग थाने पे जा रहे हैं, तहरीर देंगे। तहरीर देंगे जी। मुकदमा दर्ज कराएंगे? जैसा जैसा उचित होगा वैसा हुआ, मुकदमा तो होगा करेगा। महाराजगंज थाने के अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरान डीआईजी आजमगढ़ मंडल ने देवरांचल में पुलिस चौकी बनाने का निर्देश दिया है। डीआईजी आजमगढ़ मंडल अखिलेश कुमार द्वारा महाराजगंज थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या और एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ सहित सीओ सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला भी मौजूद रहे। डीआईजी के पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा थाने परिसर सहित अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर उन्होंने पुलिस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे, जबकि समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए लोगों से घटना की सूचना देना नागरिक कर्तव्य बताया और सूचना देने वालों को अपनी पहचान गुप्त रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने सड़क किनारे दुकानदारों के द्वारा हो रहे अतिक्रमण से मुक्ति के लिए पुलिस को निर्देश देते हुए दुकानदारों से बातचीत कर दुकान लगाने के लिए सीमा निर्धारित करने की बात कही, जिससे यातायात में कोई असुविधा न हो। डीआईजी ने महाराजगंज थाने क्षेत्र के देवरांचल के लिए वर्षों से हो रही पुलिस चौकी की मांग पर निर्णय लेते हुए जल्द से जल्द जमीन चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई प्रेषित करने का निर्देश दिया। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने अवगत कराया कि 2 महीने में पुलिस चौकी क्रियाशील हो जाएगी, जिससे लिए आवश्यक निर्देश पुलिस अधीक्षक को दे दिया गया है। सर, आजमगढ़ पुलिस जो है इस वक्त अपराधियों पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और जिससे अपराध तो कंट्रोल में हुआ है, लेकिन और बेहतर किया जा सके इसके लिए कोई कार्य योजना है जो कि अभी भी अपराधियों को उतने भय से युक्त नहीं है जितना होना चाहिए। जैसा आप ही ने कहा कि कार्रवाई अच्छी हुई है, कार्रवाई और अच्छी होगी, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों का नए सिरे से चिन्हांकन भी किया जाएगा और अगर आप ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ व्यक्तिगत कोई अपराधी छूट गया है या उस पर और कार्रवाई कार्रवाई स्तर और अच्छा होना चाहिए था, तो वो भी कप्तान साहब यहाँ हैं। समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं कि हमसे पूरे वाकई निरीक्षण किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करी और कहाँ कहाँ कमी रह गई। उसमें आप लोगों के फीडबैक के आधार पर और यहाँ अभी जनता से संवाद किया उसके आधार पर और आगे कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्य योजना डायनेमिक्स ही है कि सब तरह के अलग अलग अपराधी श्रेणी में चिन्हित किए जाएंगे। फोकस भी हैं, उसमें आपके शराब वाले लोग भी हैं, उसमें अलग तरह के तस्करी के लोग भी हैं और उन पर कठोर सब कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें आगे आपको और भविष्य में अच्छी कार्रवाई दिखेगी। सर, थानों को आधुनिकीकरण के लिए कुछ और योजनाएं चल रही हैं? दोनों स्तर पे है। पहला तो ये है कि जो आवास बन रहे हैं जगह जगह महिला और पुरुषों के लिए बैरिक्स बन रही हैं जहाँ पे रह सके इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर, और कुछ कंप्यूटराइजेशन में बहुत सारी मदद दी जा रही है और इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं और योजना को साइंटिफिक बनाने के लिए बहुत सारी सामान यहाँ से दिया गया है, ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई गई है, तो उसको किया जा रहा है जिससे कि हम लोग अपना अभियोजन के समय पर अच्छे से सजा करा पाएंगे। देवरांचल की जो सबसे बड़ी मांग थी चौकी की, पुलिस चौकी की, वो तो आपने आज यहाँ से बता दिया। इसका शुभारंभ कब, देवरा क्षेत्र को इसकी सुविधाएं कब मिलना चालू हो जाएंगी? सर, मेरे हिसाब से ये 1-2 महीने में लोग अपना बना लेंगे वहाँ रहने की व्यवस्था, तो उसमें कर दीजिए। शौचालय निर्माण में हो रहे विलंब के चलते पुलिसकर्मी खुले में स्नान करने को विवश हैं। बता दें कि थाना परिसर में निर्माणाधीन शौचालय के निर्माण में हो रहे विलंब के कारण दिन रात ड्यूटी में मुस्तैद रहने वाले जाबाज पुलिसकर्मियों को खुले में स्नान करना पड़ रहा है। वही नवनिर्मित शौचालय का निर्माण काफी दिनों से अधर में लटका हुआ है। ठेकेदार के मनमानी पूर्ण रवैये के चलते अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह से ही थाना परिसर में फरियादियों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। वही बगल की स्थिति पुलिसकर्मी खुले में स्नान करते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मी खुद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वही पुराने शौचालय में भारी अनियमितता है, जहां शौचालय का दरवाजा टूटा फूटा है, तो वहीं निर्माणाधीन शौचालय का निर्माण अभी तक अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों को परेशानी हो रही है। अब देखना यह है कि निर्माणाधीन शौचालय कब तक बनकर पुलिसकर्मियों के लिए राहत पहुंचाएगा।